हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने ऑलरेडी 26 चैप्टर कंप्लीट किए हुए हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जाकर पहले वो 26 चैप्टर्स देखें ताकि आप जो है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का टाइमलाइन फॉलो कर सकें। हमने पिछले चैप्टर्स में द प्रो चेंजेस और नो चेंजेस के बारे में बात किया। हमने बात किया कि किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अब्रप्टली ख़त्म कर दिया गया था। हमने देखा कि किस तरीके से 1920s और 1930s के बीच एक स्टेलमेट था। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि पोस्ट 1920 या फिर पोस्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगर कोई मास बेस्ड मूवमेंट था जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत ही सक्सेसफुल था तो वो था सिविल डिसओबीडियंस या फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हम कहते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम जानेंगे कि दरअसल ये सिविल डिसओबीडियंस था क्या और इस मूवमेंट के तहत वो कौन से प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज जो थे वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भाग ले रहे थे और वो कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो थे जैसे कि दंडी मार्च या साल्ट मार्च जिसे हम कहते हैं वो एज अ पार्ट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किए गए थे। तो आइए शुरू करते हैं। द पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन। हमने पिछले चैप्टर में बात तो किया था कि द वे टू पूर्ण स्वराज हमने साइमंस कमीशन और उसके बाद जो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का एक बेस बना हमने उसके बारे में बात किया। लेकिन आइए जानते हैं कि पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन था क्या और यह बात किसके बारे में कर रहा था। It was promulgated by INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 19 दिसंबर 1929। तो ये पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन 19 दिसंबर 1929 को किया गया था। The flag of India was hoisted by Jawaharlal Nehru on 31st December 1929 on the banks of Ravi River in Lahore। आप पिक्चर जो देख सकते हैं ये उस वक्त का नेशनल फ्लैग था यानी कि 1950 में जब नेशनल फ्लैग दिया गया था तो माइनर चेंजेस किए गए थे। तो वो दरअसल ये फ्लैग था जो हॉइस्ट किया गया था बाय पंडित नेहरू इन लाहौर। द कांग्रेस आस्क्ड द पीपल ऑफ इंडिया टू ऑब्जर्व 26 जनवरी एज इंडिपेंडेंस डे। हालांकि 1950 को जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो 26 जनवरी 1950 इसीलिए चूज किया गया था कि इसे पूर्ण स्वराज डे की तरह मनाया गया था इन 1930। तो लाहौर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने भारतवासियों से यह कहा कि 26 जनवरी 1930 जो था वो इंडिपेंडेंस डे की तरह हम मनाएंगे। तो ये था पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव कई बार सवाल भी पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आईएनसी सेशन इट वाज वेयर द पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन वाज गिवन। तो वो लाहौर सेशन था। कांग्रेस लीडर एंड फेमस पोएट हसरत मोहानी, आप पिक्चर देख सकते हैं, यह मौलाना हसरत मोहानी की पिक्चर है, वाज द फर्स्ट एक्टिविस्ट टू डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज फ्रॉम ब्रिटिश इन 1921 फ्रॉम ऑल इंडिया कांग्रेस फोरम। देखिए हमने देखा कि मॉडरेट्स जो थे वो सिर्फ लेजिस्लेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स मांग रहे थे। हमने देखा कि एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो स्वराज तो मांग रहे थे लेकिन एक क्लैरिटी नहीं थी कि वो डोमिनियन स्टेटस था या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस था। हमने बाद में भी देखा कि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस पूछा गया लेकिन दिस वाज द फर्स्ट कॉन्क्रीट स्टेप टेकन बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस जहां पर एक फुल फ्लेज्ड सेशन रखा जाता है और कहा जाता है कि हिंदुस्तान अगर कुछ लेगा तो वो ना कि डोमिनियन स्टेटस लेगा और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेगा, वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही लेगा। द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज ऑफिशियली प्रोमलगेटेड ऑन 26 जनवरी 1930। जैसा कि हमने देखा कि जब 26 नवंबर 1949 को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसे अडॉप्ट नहीं किया गया इमीडिएटली। 26 जनवरी 1950 एक दिन चूज किया गया क्योंकि 26 जनवरी वॉज इमोशनली कनेक्टेड विथ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन दिया गया था। Gandhi and other Indian leaders would immediately begin the planning of a massive national non-violence, would encourage the common people not to attack Britishers even they attacked them। तो कहीं ना कहीं ये पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन देकर महात्मा गांधी और बाकी के इंडियन इंडिपेंडेंस लीडर दरअसल प्लान कर रहे थे एक मैसिव नेशनल वाइड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को लेकर। जैसा कि हमने देखा कि 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी को यह पता चला कि लोगों में अहिंसा और सत्याग्रह के कॉन्सेप्ट्स अभी पूरी तरीके से फैले नहीं हुए थे। लोगों को अभी अहिंसा और सत्याग्रह के कॉन्सेप्ट्स पर क्लैरिटी नहीं आई हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं 1930s में जब वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करते हैं तो लोगों को उन्होंने पहले ही बता दिया था कि वायलेंस इज अ नो, कि किसी भी हाल में जो है वायलेंस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर हिंदुस्तान को इंडिपेंडेंस आएगा तो वो नॉन वायलेंस और अहिंसा के रास्ते से ही आएगा। तो कहीं ना कहीं 1930s में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इट वाज आल्सो कॉल्ड एज सक्सेसफुल फॉर दिस रीजन क्योंकि लोगों में सत्याग्रह और अहिंसा के कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से फैले हुए थे।
सब्सिक्वेंटली द साल्ट सत्याग्रह, हम आगे के स्लाइड में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, वॉज इनिशिएटेड बाय महात्मा गांधी ऑन 12th March 1930 एंड व्हाट फॉलोड गेव impetus to Indian independence movement and sparked of the national wide civil disobedience movement। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का स्पार्क अगर कहीं से आता है तो वो गांधी के दंडी मार्च से आता है। तो आइए जानते हैं कि ये साल्ट सत्याग्रह था किसके बारे में। द साल्ट सत्याग्रह, also known as the Dandi March and the Dandi Satyagraha, was an act of non-violent civil disobedience in colonial India led by M.K. Gandhi। बिल्कुल, the 24-day march lasted from 12th March 1930 to 6th April 1930 as a direct action against campaign of tax resistant and non-violent protest against the British salt monopoly। दरअसल हुआ ये करता था कि ऑलरेडी हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि ब्रिटिश के रेवेन्यू पॉलिसीज बहुत ही रिग्रेसिव हुआ करते थे। कहीं ना कहीं आर्टिजन्स जो थे, पेजेंट्स जो थे, वो बहुत ही बुरे दिन एक्सपीरियंस कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा ट्रिक जो ब्रिटिशों ने खेला हुआ था वो सॉल्ट मोनोपोली को लेकर था, यानी कि सॉल्ट बनाने पर और सॉल्ट बेचने पर एक इनसेन अमाउंट ऑफ टैक्स लगा दिया गया था। क्योंकि देखिए साल्ट जो था वो नेसेसिटी थी कॉमन, क्योंकि खाने पकाने में हर चीज़ में सॉल्ट या नमक की ज़रूरत होती है। तो ब्रिटिशों ने एक यूनिक तरीका पहचान लिया था कि अगर हिंदुस्तानियों से कहीं ना कहीं रेवेन्यू अगर वसूल करना है तो सॉल्ट पर जो है वो हद से ज़्यादा टैक्सेस लगा दीजिएगा और हर हाल में सॉल्ट खरीदने के लिए जो है वो टैक्स बनेंगे ही बनेंगे। तो कहीं ना कहीं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का स्पार्क या फिर शुरुआत गांधी जी इसी साल्ट मोनोपोली के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाकर करते हैं। महात्मा गांधी स्टार्टेड दिस मार्च विद 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स, यानी कि महात्मा गांधी ने जो साबरमती आश्रम से लेकर दंडी जो कि गुजरात का हिस्सा था, तो वहां तक जो थे वो अपने 78 वॉलंटियर्स को लेकर जाते हैं ऑन अ मार्च। Walking 10 miles a day for 24 days, the march spanned over 240 miles, यानी कि 384 kilometers from Sabarmati Ashram to Dandi, which was called Navsari at that time, जो कि आज के गुजरात में है। तो बापू ने लगभग 400 किलोमीटर का जर्नी तय किया हुआ था in order to make salt। When Gandhi broke the salt law at 6:30 a.m. on 6th April 1930, it sparked large-scale acts of civil disobedience against British Raj salt laws by millions of Indians। पिछले स्लाइड में जो आपने देखा, जो बापू अपने हाथ में पकड़े हुए थे, he was actually preparing salt by evaporation on the shore of Dandi। द आफ्टरमाथ, तो फिर भाई बापू जैसे एक पर्सनैलिटी खुद सिविल डिसोबीडियंस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्रिटिशों के खिलाफ, उनके अग्रेसिव पॉलिसीज़ के खिलाफ, उनकी सॉल्ट मोनोपोली के खिलाफ आप आवाज़ उठाइए, तो आप जान सकते हैं कि वो रिपरकशंस किस तरीके के हो सकते हैं। अराउंड 60,000 पीपल इंक्लूडिंग गांधी हिमसेल्फ वर अरेस्टेड बाय गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट की आदत ही थी कि वो बहुत ही रिग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करते थे। तो दंडी मार्च के सक्सेसफुल होने के बाद जो था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी और 60,000 अलग अलग जो हिंदुस्तानी पार्ट्स में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहे थे उन्हें अरेस्ट किया गया था। हालांकि गांधी ने लॉर्ड इरविन, जो उस वक्त के गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय थे, उन्हें इंटीमेशन दी थी कि वो दंडी मार्च करेंगे। There was widespread civil disobedience carried on by the people. Apart from the salt tax, other unpopular tax laws were being defied, like the forest law, चौकीदार टैक्स, लैंड टैक्स एक्सेट्रा। हमने इन सभी चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं डील किया कि फॉरेस्ट लॉस ट्राइबल राइट्स के खिलाफ जा रहे थे। ये लैंड टैक्स जो था वो रेवेन्यू सिस्टम, ज़मींदारी और कहीं ना कहीं माहलवारी, इस तरीके के सिस्टम से पेजेंट्स को सता रहे थे। तो कहीं ना कहीं बापू ने इस सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट को स्पार्क करके इन सभी अग्रेसिव और रिग्रेसिव ब्रिटिश पॉलिसीज़ के खिलाफ एक मास्टर स्ट्रोक खेला हुआ था। द गवर्नमेंट ट्राइड टू सप्रेस द मूवमेंट विथ मोर लॉस एंड सेंसरशिप। जाहिर सी बात है कि अपने खिलाफ जो कोई भी आवाज़ उठाता था उसे ब्रूटली सप्रेस करते थे ब्रिटिश राज। द कांग्रेस पार्टी वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल। देखिए कितने हद तक ये बढ़ गए थे कि पार्टी को ही वो इलीगल डिक्लेयर कर रहे थे। बट दिस डिड नॉट डिटर द सत्याग्रहीज हु कंटिन्यूड द मूवमेंट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो था वो ये था कि दिस वाज वन ऑफ द प्लान्ड मूवमेंट्स। 1920 नॉन कोऑपरेशन और 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सबसे बड़ा फर्क या अंतर अगर कुछ है तो इट वाज प्लानिंग। तो ये पूरे प्लानिंग के साथ किया गया था और ये कंटिन्यूसली और साइमल्टेनियसली हुआ था विदाउट एनी प्लानिंग।
There were some incidents of violence in Calcutta and Karachi, but Gandhiji did not call off the movements unlike the previous time with non-cooperation movement. हमने देखा कि चौरी चौरा इंसिडेंट में 1922 में जब 22 पुलिस ऑफिसर्स की मौत हुई तो बापू ने इमीडिएटली उसे विड्रॉ किया था। हमने ये भी देखा कि पंडित नेहरू और सरदार पटेल जैसे लोग नाराज थे बापू से, क्योंकि वन एक्ट ऑफ वायलेंस डजंट मीन कि पूरा मूवमेंट जो है वो वायलेंस है। तो बापू को भी ये बात समझ में आई कि कहीं ना कहीं छोटे छोटे वायलेंस एरप्ट होने से हम पूरे एक फुल फ्लेज्ड मूवमेंट को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि एक दो वायलेंट मूवमेंट्स या फिर एक दो वायलेंट इंसिडेंट्स जो हैं वो पूरे मूवमेंट को वायलेंट नहीं बना सकते। सी राजागोपालचारी और राजाजी एज ही वाज कॉल्ड, आप पिक्चर देख सकते हैं। लेट अ सिमिलर मार्च ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट फ्रॉम ट्रिची टू वेदारण्यम इन तमिलनाडु। ही टू वॉज अरेस्टेड फॉर मेकिंग सॉर्ट्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। दरअसल इन्होंने जो है साउथ में तमिलनाडु में इसी तरीके का एक मार्च लिया हुआ था, जस्ट लाइक दंडी मार्च। In Peshawar, the satyagraha was organized and led by Gandhi's disciple Ghaffar Khan. In April 1930, he was arrested. Khan's follower called Khudai Khidmatgars, whom he had trained in satyagraha and had gathered in marketplace called Kissa Khwani Bazaar. एक बहुत ही important एक point है prelims point of perspective से। There they were fired at by British Indian Army despite being unarmed. आप पिक्चर देख सकते हैं, ये बादशाह खान या खान अब्दुल गफार खान की पिक्चर है। इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। कई बार प्रीलिम्स में और कई भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। रेड शर्ट मूवमेंट या फिर जिसे हम खुदाई खिदमतगार मूवमेंट कहते हैं, वो इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। ये बापू के फ्रंटियर गांधी ये माने जाते थे, यानी कि बापू के नॉन वायलेंस, अहिंसा और सत्याग्रह मार्ग को इन्होंने बहुत अच्छी एक्सेप्ट किया हुआ था और लोगों में बहुत अच्छा इन्होंने पहुंचाया हुआ था। तो किस्सा ख्वानी बाजार का मूवमेंट भी चला हुआ था। दरअसल जिस तरीके से जलियांवाला बाग में मैसेकर हुआ था, उसी तरीके से किस्सा ख्वानी बाजार जो था वो एक मार्केट प्लेस था, जहां खुदाई खिदमतगार्स जिन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए एज पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वहां पर मिले हुए थे, लेकिन ब्रिटिश आर्मी ने उन पर गोलियां चलाई हुई थी। द सक्सेस ऑफ दिस मूवमेंट, तो आइए जानते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सक्सेस क्या था। इट पुश्ड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इनटू द लाइमलाइट इनटू वेस्टर्न मीडिया। वेस्टर्न मीडिया जो ज़्यादातर अमेरिकन और यूरोपियन मीडिया जो थी, न्यूज़पेपर्स जो थे, जनरल्स जो थे, उन्होंने एक वाइड कवरेज दिया हुआ था इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। खासकर जब दंडी मार्च किया गया था तो इट वाज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इवेंट्स हैपेंड टू हैव हैपेंड अगेंस्ट ब्रिटिश इन वर्ल्ड। तो इसे बहुत ही मीडिया प्रोमिनेंस मिला गया था। It brought a lot of people including women and the depressed classes directly in touch with freedom struggle या फिर freedom movement। आपने पिछले स्लाइड्स में पिक्चर देखा, बापू के साथ जो थी वो सरोजिनी नायडू जी थी। तो ऐसे कई प्रोमिनेंट वुमेन लीडर्स आए हुए थे फोर फ्रंट पर। इट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ नॉन कोऑपरेशन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इट शोड द पावर ऑफ नॉन वायलेंट सत्याग्रह एज अ टूल इन फाइटिंग इंपीरियलिज्म। पूरी दुनिया को यह बताया गया कि नॉन वायलेंस से भी हम बैटल जीत सकते हैं। Gandhiji was released from prison in 1931 and he met with Lord Irwin, who was keen to put an end to civil disobedience movement and the media attention it had caught। तो लॉर्ड इरविन जो उस वक्त के वाइसरॉय थे हिंदुस्तान के, उन्होंने बापू को रिहा करवाया था 1931 में फ्रॉम प्रिजन, और कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि मीडिया अटेंशन जो था वो कम हो जाए। As per the Gandhi-Irwin Pact, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन prelims point of perspective, the civil disobedience movement would be ended and Indians in return would be allowed to make salt for domestic use. Lord Irwin also agreed to release the arrested Indians. Gandhiji attended the second roundtable conference in London as equal। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जो भाग उन्होंने लिया था, इट वाज अ रिजल्ट ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। तो लॉर्ड इरविन जो उस वक्त के हिंदुस्तान के वाइसरॉय थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि डोमेस्टिकली आप सॉल्ट बना सकते हैं, ब्रिटिश की मोनोपोली उस पर अब नहीं रहेगी। तो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेजेस इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट विच इज़ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।